हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे शो में, जहां पर हम आज पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप हमारे किसलर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के चैनल पर हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे किस क्लास से है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, कैसे आएगा और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो हम पहले छोटे से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, क्लास 11 सब्जेक्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें ये पढ़ना होगा कि डेफिनेशन कैसी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इवैल्यूएशन कैसा हुआ उसका, कहाँ पे इवॉल्व हुआ और कैसे वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आया, या हम क्यों मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं। फिर हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, दैट्स वाई इकोनॉमिक अराइज हुआ है हमारे यहाँ पे, तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर्स, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर के भी कुछ बिहेवियर होते हैं जो इकोनॉमिक्स में बहुत अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। फिर है हमारा डिमांड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हमें इन्हें पढ़ना है। फिर हमारा प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, जानेंगे कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन से स्टेजेस होती हैं। फिर कॉस्ट है हमारा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में जो भी हम या इकोनॉमी में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कैसे आती है या कैसे कॉस्ट चेंज होगी। उसके बाद हमारा रेवेन्यू, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए या किसी भी इकॉनमी में कुछ भी चलाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमें कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्ट कैसा होगा, क्यों होगा, कितनी लागत लगेगी हमारी, तो उसे हम कॉस्ट पे इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये हम डिस्कस करेंगे। जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी। फिर उसके बाद हमारा है सप्लाई हम लोग कोई प्रोडक्ट बना लिए हैं, डिमांड है उसकी, प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, उसके बाद हम उसकी सप्लाई करेंगे। तो कब सप्लाई करनी है, कब सप्लाई नहीं करनी है, क्यों करनी है, कब रोकनी है, कब बढ़ानी है, हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसका प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे काम करती है, कि कब वो इलास्टिक है, कब नहीं है। फिर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें हम 4 या 5 फॉर्म्स पढ़ेंगे मार्केट के, कि कैसे मार्केट में कौन कौन से थ्योरीज लगी हुई हैं। फिर इसके बाद हमारा मार्केट मैकेनिज्म या प्राइस मैकेनिज्म, कि हमारे मार्केट में कैसे प्राइस, डिमांड और सप्लाई पे असर पड़ता है, कि डिमांड और सप्लाई कम या बड़ी होने की वजह से कितना असर पड़ता है। अगर मैं बात करूँ कि कितने नंबर्स का होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, जिनमें से स्टार्टिंग के फेजेस के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से लेके डिमांड से लेके हमारा कॉस्ट तक। कॉस्ट के बाद हमारा सारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्जाम में हाईली 6 मार्क्स के आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता है कॉस्ट का। रेवेन्यू से भी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, जिसमें है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से कम आएंगे। सप्लाई ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे आगे के लिए। जब हम अगली क्लासेस में जाएंगे या आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमारा सिलेबस था, आप पिछले वीडियो में हमारा देख सकते हैं कि हमने क्या सिलेबस बताया था और कैसे सिलेबस को हम आगे लेकर जाएंगे। अब हमारा जो ये वाला पार्ट है या आज वाला वीडियो, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के बारे में, कि कैसे इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ या कैसे आया, इसका पहला कहाँ पे आया था, कब आया था। तो हम लोग स्टार्ट करते इकोनॉमिक्स वर्ड से। इकोनॉमिक्स वर्ड क्या होता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स वर्ड को बोलूँ तो इको का मतलब क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम कैसे गैदर करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे और कैसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए इसको कहा क्या गया था, धन की प्राप्ति का शास्त्र। इकोनॉमिक्स वर्ड के लिए सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल बोल रहा हूँ, एडम स्मिथ ने इसका इस्तेमाल किया था कि धन की प्राप्ति का शास्त्र, कि कैसे हम धन को प्राप्त करेंगे। इस शास्त्र को जड़िए, इस शास्त्र को पढ़कर या इस शास्त्र को समझकर कैसे करेंगे, हम अपने सोशल साइंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक वर्ड और कहा गया था, क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वीन है किसकी, सोशल साइंसेस की। हम जितना भी आज तक क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी सोशल साइंस पढ़ कर आए हैं, इकोनॉमिक्स उनकी क्वीन है। कैसे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सब कुछ आ जाता है। आप इकोनॉमिक्स को अकेला नहीं छोड़ सकते कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सब कुछ आएगा। सब कुछ आपको समझना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, मगर यहाँ पे कोई डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सोशल साइंस का क्या, हम सोशल साइंस में क्या पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि सोशल है, साइंस भी है।
सोसाइटी होगी तो सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, हमारे ह्यूमंस, और ह्यूमंस के क्या होते हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर। जैसे आप लोग सिंपल समझने के एग्जांपल दूं तो आप ये समझिए जैसे अभी कोविड-19 है, ठीक है, एक पैंडेमिक चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं उनका बिहेवियर देखिए कैसे बदल गया। जब तक पैंडेमिक नहीं था उनका बिहेवियर कैसा था, जब पैंडेमिक आया तो उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और उसके बाद अभी पैंडेमिक चल रहा है या लॉकडाउन ओपन हो गया है, इसके बावजूद उनका कैसा रहेगा। तो हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ऐसे बिहेवियर्स क्यों करता है। क्योंकि आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपके कंजम्पशन पे काफ़ी असर पड़ा है। पहले आप लोग मॉल्स जाते थे घूमने के लिए, आप लोग पहले कुछ भी खरीदने जाते थे या प्रोडक्ट भी लेते थे तो आप लोग देखते नहीं थे कि क्या है क्या नहीं है। अब आप लोग सब कुछ सेफ्टी का ध्यान, सब कुछ का ध्यान रख रहे हैं, आपके कंजम्पशन पे असर आ रहा है। तो क्यों है? क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर है, कुछ भी देखता है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि जो मेरा है वो बाकी लोग का भी होगा या आपका है तो किसी और का भी होगा। ये अक्सर चेंज होता रहता है हमेशा, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड सिचुएशन। तो इसके बाद ह्यूमन की क्या होती है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसी होती है, कब उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, उनकी मानसिकता कब बदलेगी किसी चीज़ को लेके, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के घर में होगा कि उनके फादर महंगी चीज़ खरीदते होंगे, या कुछ लोगों के होगा कि वो लोग सोचते होंगे कि उस महंगी चीज़ में हम 2 चीज़ खरीद लें। जैसे अगर आप 20,000 का एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं 20,000 का एक फ़ोन खरीद लेते हैं। कुछ लोग थोड़े होशियार होंगे, वो लोग ये सोचेंगे कि 10,000 के 2 फ़ोन खरीद लेते हैं। तो क्यों है? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी वैसी है, वो ऐसा समझते हैं या वो ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी नीड के हिसाब से हमारी साइकोलॉजी भी चेंज होगी। फिर क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करेंगे किसको, ह्यूमंस को, फर्म्स को, गवर्नमेंट को, सब चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी वजह से क्या क्या असर हो रहा है, किन किन चीज़ों पर असर होगा, कितना असर होगा। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अगर सोसाइटी यहाँ पर है और सोसाइटी काम कर रही है तो सोसाइटी की वजह से काफ़ी चीज़ें आपके उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए कि अभी आप यहाँ पर हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पहले ऑनलाइन की कोई ज़रूरत थी नहीं, मगर अब ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी को नीड है किस चीज़ की, एजुकेशन की। अब हम सबको बुला के एजुकेशन नहीं दे सकते, मगर हम उनके तक पहुंच सकते हैं ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कैसा है, चेंज हुआ, एक पैंडेमिक की वजह से हम ऑनलाइन आ गए, तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये पूरी इकोनॉमिक्स कहाँ पर आती है, अगर मैं एक इकॉनमी की बात करूँ, हम लोग किस में है, इंडियन इकॉनमी में, तो हम लोग इंडिया ले लें। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अपनी इकॉनमी है, ठीक है। इंडिया की इकॉनमी में कौन कौन लोग आते हैं, इंडिविजुअल आएगा, फर्म्स आएंगे, गवर्नमेंट आएगा। फर्म्स, अगर इकॉनमी की बात करूँ तो इकॉनमी में अगर इंडिया है तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से क्या असर पड़ेगा, कंज्यूमर्स, क्योंकि प्रोडक्ट को क्या करेगा, खरीदेगा। किसी इकॉनमी में फर्म्स भी हैं, क्योंकि अगर ये डिमांड कर रहा है किसी चीज़ की खरीदने की तो ये क्या करेगा, उसको बनाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, फर्म्स। क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, फर्म्स के जरिए सामान को बनाएगा। तो प्रोड्यूसर की भी यहाँ नीड है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेगुलेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग गलत सामान ना बनाएं, कुछ लोग अजीब तरीके के सामान ना बनाएं। मतलब मान लो कोई बंदूक बनाना शुरू कर दिया, तो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन क्या है इंडियन इकॉनमी में कि हम लोग कोई भी ऐसे वेपन्स नहीं बना सकते हैं, वो केवल गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी किसी भी फर्म के लिए। तो ये इकॉनमी है, इकॉनमी में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा फैक्टर्स जुड़े रहेंगे इकॉनमी के अंदर। तो अभी के लिए हमारा इतना, आगे फर्दर चैप्टर्स में हमसे डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग, अब बात करते हैं हमारा इवोल्यूशन ऑफ इकॉनमी की, कि कैसे हमारा इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, या इकोनॉमी वर्ड कहाँ से आया, या सबसे पहले इसको कैसे किया। हिस्टोरिकल तरीके से अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसे एरिस्टोटल ने इस्तेमाल किया था। कहाँ पर, वो कहाँ का रहने वाला था, ग्रीक। अगर आपने ग्रीक के बारे में सुना हो या रोमन्स के बारे में सुना हो तो आप ज़रूर जानते होंगे ग्रीक और रोमन्स के बारे में, कि उन्होंने इस्तेमाल किया था। एरिस्टोटल वहाँ पर था। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था हिंदी में अरस्तु। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इकॉनमी को एक सोशल साइंस के तरीके से इस्तेमाल किया था। ये लोग बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते थे उस समय के, तो इन्होंने सबसे पहले इकॉनमी को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर है 384, 322 BC, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर है डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ फैमिली एंड स्टेट। एरिस्टोटल ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है, हमारी साइंस ऑफ फैमिली एंड स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, जिस चीज़ को गवर्नमेंट रूल करती है या आप किसी को अपने आप को रूल करने के लिए देते हैं। फैमिली क्या है हमारी यहाँ पर, इंडिविजुअल।
यहाँ पे क्या होगा हमारा फैमिली, इंडिविजुअल। तो अगर हम बात करें कि इकॉनमी क्या है, टोटल इकोनॉमिक्स क्या है, तो साइंस ऑफ इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट, कि कैसे हम फैमिली को ऑपरेट करेंगे, सप्लाई कराएंगे, डिमांड करेगा या प्रोडक्शन कैसे होगा, और स्टेट का उसमें क्या रोल होगा, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई स्टेट होता ही होता है। जैसे आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का स्टेट होगा या आपके टीचर्स का स्टेट होगा, तो ये कुछ स्टेट्स हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसी चीज़ को पकड़कर आगे के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बने जिन्होंने कई तरीके की इकोनॉमिक्स थ्योरीज दी। तो सबसे पहले हमारा मर्केंटाइलिस्ट थ्योरीज है। मर्केंटाइलिस्ट थ्योरीज के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसे थ्योरीज थे जहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि पैसा आना चाहिए, पैसा जाना नहीं चाहिए, हमेशा हमारे पास पैसा आए, ठीक है, मर्केंटाइलिस्ट थ्योरिस्ट। फिर है फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स कहते थे कि गवर्नमेंट का जो इंटरफियरेंस है वो कम हो जाए, हमारे पास फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो हम और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इन लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि हर चीज़ स्केयर्स होती है, अगर आप कुछ भी ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो स्केयर्स है। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल स्कैरसिटी का ले सकता हूँ, लैंड या वाटर। अगर हमारे यहाँ पे लैंड कम होता जाएगा तो लोग रहेंगे कहाँ, तो लैंड का मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो लैंड एक स्केयर्स चीज़ है, स्केयर्स रिसोर्स है। वाटर क्या है, स्केयर्स रिसोर्स है। अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो दोबारा ये हमें नहीं मिलेगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज दी थी लैंड और वाटर की, कि हम कैसे लैंड और वाटर को बचाएं या स्केयरसिटी को बचाएं। फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि हम सब चीज़ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, विदाउट वेस्टेज, सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और सबको नीड जितनी होगी जिन लोगों की, हम उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो आज के लिए हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इवैल्यूएशन पढ़ें और ये जानने की कोशिश की कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है या कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आपको अक्सर सीबीएसई की बुक्स में डेफिनेशंस पूरे डिटेलेशन में नहीं मिलेगी, मगर हमें पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि अक्सर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुज फादर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, किसने वेल्थ डेफिनेशन दी थी, किसने बाकी डेफिनेशन दी थी, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो हमें ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के हिसाब से, क्योंकि अभी आप नए नए आए हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कितनी डेफिनेशंस है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा, तो आप बस समझने की कोशिश कीजिए कि डेफिनेशन में क्या पढ़ना है और क्या नहीं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं पहली डेफिनेशन। जो फर्स्ट डेफिनेशन आई थी मार्केट में वो कौन सी थी, वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन जिसको किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, जिसका क्या था 1723 से उनका जन्म कब हुआ था, 90 तक, 1790 तक। वो क्या थे, स्कॉटिश फिलोसफर थे एंड इकोनॉमिस्ट थे। फिर क्या है हमारा, एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत ही उपयोगी है, जिसके लगभग 6 उनके एडिशन थे, पार्ट्स होते हैं ना एक एक बुक में, तो बुक के 6 पार्ट्स थे। उन 6 पार्ट्स को मतलब इकट्ठा करके जो बुक बनी थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उन्होंने दी थी 1776 में। इसी के बाद लोगों को पता चला कि इकोनॉमिक्स भी कोई सब्जेक्ट है और उसे पढ़ना चाहिए। ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरह बुक्स की वॉल्यूम में बना कर दिया था। उनकी 6 वॉल्यूम हुआ करती थी, जिसमें उन्होंने फोकस किया था प्रोडक्शन पे, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे और वेल्थ पे। अगर मैं बात करूं उनके प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन का रिलेटेड था कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, हम उन्हें कैसे सप्लाई कराएंगे और कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे आगे फर्दर काम करेंगे। और ग्रोथ में बात करते थे कि कैसे एक इकॉनमी बूस्ट करेगी, हम इकॉनमी में हैं, हमें अपनी इकॉनमी को बूस्ट कराना है, कैसे बूस्ट कराएंगे। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो ये भी बात कर रहे थे कि जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्थ, क्योंकि कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब थे, तो कैसा हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिससे हम ये समझ सकें कि इकॉनमी इक्वलाइजिंग के ओर जा रही है, कभी डूबेगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की उन्होंने। फिर वो पहले इंसान थे जिन्होंने फाउंडर थे फ्री मार्केट के। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपने कई बार बहुत कुछ सुना हुआ है, फ्री मार्केट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी आपने सुना, हमारा इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी है, एक हमारा फ्री मार्केट इकॉनमी भी होता है। ठीक है, तो ये फ्री मार्केट इकॉनमी के फाउंडर थे इकोनॉमिक्स के, और इन्होंने सबसे पहले लेजिस फेयर के बारे में कहा था, मतलब लीव अलोन। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि इकॉनमी में 3 चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। तो इन्होंने लेजिस फेयर का जो मतलब है वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट को हटाने की बात की थी।
कि गवर्नमेंट कोई इंटरफियरेंस ना करे किसी भी तरीके का कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि वो लेजिस फेयर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम इसके मेन फीचर्स की बात करते हैं कि इसका मेन फीचर क्या है। तो इसका मेन फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ। इनका जो मेन फीचर था इनकी पूरे वेल्थ डेफिनेशन का, उसका क्या मतलब था, स्टडी ऑफ वेल्थ, कि कैसे हम वेल्थ को स्टडी करेंगे, कितने लोगों के पास वेल्थ है या हम अपनी वेल्थ को कैसे एक्सपैंड करेंगे। मेरे पास आज एक लैंड है, मैं उस पर घर बनाता हूँ, फिर उसे रेंट पे देता हूँ, तो ये मेरे वेल्थ का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। आपके पास 50 रुपये है, आप उसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे या कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे या कब इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका पैसा बढ़ता जाए। तो हम डिस्कस करेंगे किसमें, स्टडी ऑफ वेल्थ में। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी। फिर है कॉजेज ऑफ वेल्थ। अब हर चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होगा ना वेल्थ बनने का, कैसे वेल्थ बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी का रिमार्क है, वो है इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब होता है जो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे आप सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब इतना समझ लीजिए कि जो अपना फ़ायदा और नुकसान चाहता हो। तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अपना नुकसान चाहता होगा, सब के सब लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक मैन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक मैन होगा वही वेल्थ के ऊपर जाएगा। जो मतलब कह लूँ कि लालची, ग्रीडी, या ऐसा कह लूँ कि जो सेल्फिश लोग हैं वही वेल्थ के ऊपर जाएंगे, तो वो इकोनॉमिक मैन भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आ रहा है और वो स्टडी भी कर रहे हैं और वो कॉज भी कर रहे हैं वेल्थ का, वो वेल्थ को अपनी एक्सपैंड भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चल रही है। ठीक है भैया, फ्रेंड्स हमने इससे पहले पढ़ा था डेफिनेशन एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा था, उसके मेन फीचर्स पढ़े थे, मगर एडम स्मिथ ने डेफिनेशन जो दी थी वो पढ़ लेते हैं। एडम स्मिथ ने कहा था अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक ऐसी साइंस है इकोनॉमिक्स जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, मतलब पूछताछ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नेचर है, क्या कॉजेज है वेल्थ के एक नेशन के अंदर, एक नेशन राष्ट्र के अंदर, कि कैसे उनके यहाँ पैसा आ रहा है, कैसे पैसा जा रहा है। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ, इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की बात करते हैं तो हम ये जानने की हमेशा कोशिश करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे क्या नेचर है इकॉनमी का। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है तो अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं या फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी। जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, या आपने टेस्ला कार के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर है। आपने अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में सुना है, जहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी यहाँ आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर रोड्स के बीच में एक पैनल लगा दिया गया है जहाँ से बसेस गुजरती हैं अपने आप को रिचार्ज करते हुए। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं और नेचर को देख रहे हैं कि क्या नेचर है उनकी इकॉनमी का, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, या क्या किन की चीज़ प्रोडक्शन करेंगे, फिर उनकी कॉजेज़ क्या होंगे, उनका वेल्थ कैसे बढ़ेगा। तो हम इस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था। फिर इसकी क्रिटिसिज्म भी है, ऐसा नहीं है कि इनकी क्रिटिसिज्म, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म ही अगली डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो इस डेफिनेशन में कमी रह गई है यही अगले डेफिनेशन को इवॉल्व करवाएगी। कैसे, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, गॉस्पेल ऑफ मैमन कहा गया था इसे चार्ल्स डिकेंस के जरिए, ठीक है, मतलब शैतान का एक गॉस्पेल कहते हैं इसे हम, जिसे लिखित शास्त्र कहा जाता है। गॉस्पेल ऑफ मैमन कहा गया इसे, मतलब एक शैतान का शास्त्र कहा गया। और ब्रेड एंड बटर साइंस कहा गया, मतलब ये मक्खन और बटर लगाने जैसा साइंस है, इसमें कुछ भी सिस्टमैटिक या लॉजिकल नहीं है। इसे लोगों ने इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। उस समय चार्ल्स डिकेंस थे, आपने कई कहानियाँ पढ़ी चार्ल्स डिकेंस की, उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया था। यहाँ पे एडम स्मिथ ने हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात की है, मटेरियलिज्म की बात की है कि हम अगर वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं तो वेल्थ को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, हमेशा चीज़ों को खरीद के, या कोई ऐसा प्रोडक्ट या कुछ भी ले लेते हैं जिससे हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। जैसे हमने लैंड खरीद लिया, आईफोन खरीद लिया, ठीक है, आप लोग ने कुछ कैमरा खरीद लिया या कुछ भी, तो हमारा क्या हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई जिसे हम एक्वायर करते हैं। तो इससे हमारी वेल्थ तो बढ़ रही है, ठीक है, ये वेल्थ बढ़ाना हुआ कि इससे हमारी वेल्थ बढ़ेगी। मगर ये गॉस्पेल ऑफ मैमन, इसे ब्रेड एंड बटर साइंस कहा गया, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे ही होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं। उन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं, तो उन्होंने सर्विसेज को प्योरली इग्नोर कर दिया, सोचा ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। फिर उन्होंने इग्नोर किया सोशल वेलफेयर को, कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा अगर सब इंसान सेल्फिश हो जाएंगे, सारे इंसान लोग केवल इस चीज़ के पीछे भागेंगे, तो सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा, गरीब लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहें तो वो भी गरीबों को कितना भी कुछ मिल रहा है या कितना कुछ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड हो रही हैं, क्या है, वो वेल्थ को दे तो रहे हैं ना,
यहाँ पे इन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया। इन्होंने अपना सेल्फिश होने के मतलब कहा है कि अगर इंसान सेल्फिश है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, तो वो आगे बढ़ेगा, वो वेल्थ को एक्वायर करेगा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। और इन्होंने इग्नोर किया प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को। ज़रूरी नहीं है कि सबको वेल्थ मिल जाएगी, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। स्कैरसिटी का मतलब होता है जिस चीज़ की अत्यधिक कमी हो, रिसोर्सेज हैं मगर उसकी कमी हो, वो स्कैरसिटी कहलाती है। तो हमारे पास इग्नोर्स इन्होंने प्रॉब्लम की किस चीज़ की, स्कैरसिटी की। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था लैंड और वाटर का। वो एक छोटा सा रिसोर्स है हमारा, गॉड गिफ्टेड रिसोर्स है, वो स्केर्स हो गया तो वो प्रॉब्लम को इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने केवल सेल्फ इंटरेस्टेड वेल्थ की बात की है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे कि कैसे हम आगे, दूसरी डेफिनेशन आई हमारी, जो दूसरी डेफिनेशन है वो है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वेलफेयर को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। तो किसी एक इकोनॉमिस्ट ने जिसने वेलफेयर डेफिनेशन को लेकर ही लोगों का वेलफेयर करने के बारे में सोचा, उसने एक नई डेफिनेशन दी। वेल्थ को छोड़ के अब उसने कहाँ पर आ गया, वेलफेयर पे, ठीक है। फ्रेंड्स हम आगे बात करें कि वेलफेयर डेफिनेशन क्या होती है। हमने पढ़ लिया था अभी तक वेल्थ डेफिनेशन, उसमें हमने एडम स्मिथ को पढ़ा था। एडम स्मिथ क्या है, हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। तो हम बात करें अल्फ्रेड मार्शल की। इसके बाद जो हमने उस क्रिटिसिज्म देखा था किसका, उस डेफिनेशन का, जिसमें हमने पढ़ा था वेल्थ डेफिनेशन में, जिसमें क्या थे हमारे, उसने कहा था ना सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर रहे थे कौन, एडम स्मिथ। तो उसी चीज़ को पकड़ के अल्फ्रेड मार्शल ने एक नई थ्योरी दी है, नई डेफिनेशन दी, जिसे हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन अगर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बात करें तो वो क्या है, अल्फ्रेड मार्शल 1842-1924, ठीक है। ये प्रोफेसर थे पॉलिटिकल इकोनॉमी के। पॉलिटिकल का इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, राजनैतिक इकोनॉमी के, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कैम्ब्रिज के फेलो थे। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक एक किताब लिखी जो 1890 में आई। फिर इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हुए इकोनॉमी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जिन्हें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या क्या हैं, डिमांड, सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें भी पढ़ना है वो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यह हम फर्दर बात करेंगे जब हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। इसके बाद अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी के बारे में जान लिए, तो अब हम जानते हैं कि उन्होंने मेन फीचर्स क्या हैं उस थ्योरी के। मेन फीचर है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वेलफेयर। वेलफेयर किसी भी चीज़ का, समाज का वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी का, ठीक है। एडम स्मिथ ने कहा था कि सेल्फ इंटरेस्टेड, सेल्फिश होना चाहिए, मगर ये क्या कह रहे हैं, वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर होगा पूरे समाज का, किसी का भी उद्धार करेंगे हम, ठीक है। होता है ना सोनू सूद जैसा टाइप के लोग, आप लोग भी हैं, सबका उद्धार करेंगे, वेलफेयर डेफिनेशन। तो मेन फीचर्स में पहला है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। हम बात करेंगे मैनकाइंड की, हम लोगों का उद्धार करने की बात करेंगे, ठीक है, कि ऐसा हमने इकोनॉमिक्स बनाया जिसमें मैनकाइंड की बात हो। फिर है स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे लोग अपनी इनकम को कमाते हैं मैनकाइंड के लिए, और कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, अपना कितना इनकम वो देंगे कि ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, या कैसे चीज़ों को और बढ़ाएंगे कि वो वेलफेयर की तरफ लेके जाएं। जैसे गवर्नमेंट है, वो आपको कोई सब्सिडी देती है या राशन देती है या कुछ भी देती है, तो वेलफेयर कर रही है ना आपका, आप भी तो किसी का वेलफेयर कर रहे हो, आप अपने पास से कुछ पैसा पीएम केयर्स फंड में डाल रहे हो ना, तो वेलफेयर हुआ ना। तो कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा। फिर है मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर की अगर हम बात करें कि कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर कर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ही आ रही हैं, तो ये मटेरियल वेलफेयर ही तो हो गया ना, कि हम किसी की वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हमें पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा ही। अगर रोड बनानी है, डैम बनानी, तो अभी तो मटेरियल है ही ना कहीं, कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, तो ये मटेरियल वेलफेयर हो गया। फिर है सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा नीड्स एंड वांट्स को डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि कैसे नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर आती हैं जिनको सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी नीड भी होती है, हमारी वांट भी होती है, हमारी क्या होती है, डिज़ायर, ठीक है। चलो इस चीज़ को एक सिंपल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है कि मान लो आपको फ़ोन की ज़रूरत है, नीड है फ़ोन की, ठीक है। आपको मम्मी पापा ने फ़ोन दिया कि बेटा ये लो फ़ोन, इससे तुम कॉल कर लेना, ठीक है। तो आपने कॉल किया, आपकी नीड क्या, अपने फ्रेंड को कॉल करने की। तो आप स्मार्टफोन के बजाय जो छोटा वाला फ़ोन आता है उससे भी आप कॉल कर सकते हैं, नीड तो ये कहती है, ठीक है।
अब आपकी वांट क्या है? आपकी वांट है कि आपके पिताजी आपको 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा दे दें, ठीक है, जिससे आप दिन भर मुंह बना बना के फ़ोटो खींचें, नहीं तो टिकटॉक पे चले जाएं, ठीक है। तो आप लोग सिंपली वांट्स, तो ये आपकी वांट है, ठीक। और डिज़ायर क्या है? अब आपके पिताजी ने आपको 10,000 का फ़ोन तो दे दिया, मगर डिज़ायर है आपके आईफोन लेने का, तो आप किडनी बेच के लीजिए या जैसे लीजिए, डिज़ायर है वो आपकी, ठीक ठीक। तो नीड क्या है, वांट क्या है और डिज़ायर क्या है? अभी आप मान लीजिए नीड है आपको, आप अपनी बीवी के साथ इंडिविजुअल रहते हैं, तो आपको 1 कमरे या 2 कमरे के मकान की ज़रूरत है। आपकी वांट क्या है कि कम से कम 6-7 कमरे हों घर में, ठीक है, जिसमें हम लोग घूमते हुए निकलें, गाड़ी चला लें, ठीक है, एक में ट्रक खड़ा करेंगे। फिर डिज़ायर क्या है हमारी कि हम एक ऐसा घर लें जो पूरे कांच का बना हो, उसमें स्विमिंग पूल हो, नहाएं, इधर से कूदें तो गंगा मैया में उधर से निकलें, ठीक है। तो ये नीड, वांट्स और डिज़ायर है। तो हर ह्यूमन की कुछ ना कुछ नीड होती है। ह्यूमन कौन है? कोई भी ह्यूमन ले लीजिए, हर ह्यूमन की नीड होती है। हम नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो जाएगी, बहुत आसानी से, बहुत ही सादा जीवन उच्च विचार वाला टाइप नीड के लिए, ठीक है। मगर हम इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट सारे के सारे किस चीज़ की बात करते हैं? वांट्स की। हमें ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप कोई भी फ़ोन लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी लीजिए, देखिए कुछ ना कुछ समय बाद वो बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि इसमें बदलाव आता है। वांट क्या है? नई चीज़, आपने फ़ोन लेते हैं, ऐप लेते हैं, अपडेट होता है, वांट है, ठीक है। अभी वांट क्या थी हमारी? आपको पढ़ाना था, ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन चलती थी क्लासेस। वांट क्या है? नीड थी हमारी पढ़ाने की, ठीक है, आपको पढ़ने की। वांट्स क्या है? कि हमें पढ़ाना है या पढ़ना है, तो वांट है ना हमारी चाहत कि हम उसके सेटिस्फाई करें। कैसे? क्लासेस आ गई ऑनलाइन। डिज़ायर क्या है? कि अगर इकोनॉमिस्ट डिज़ायर को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है, डिज़ायर तो बात ही नहीं होगी कभी, क्योंकि किसी की चाहतों की कोई सीमा नहीं है। और वांट्स भी हमारी कैसी होती है? हमेशा अनलिमिटेड टाइप की होती हैं, अनलिमिटेड। हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है। हमारी एक इच्छा पूरी हो जाए तो हमारी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पिताजी ने आपको फ़ोन दिला दी, तो पहले आपके पास फ़ोन नहीं था, तो आप फ़ोन चला रहे थे, ठीक है। अब फ़ोन दिला दिया पिताजी ने, तो अब आपकी चाहत हुई कि एक सोना बाबू भी पाल ले, है कि नहीं? तो आजकल का ट्रेंड है। तो वो आपकी वांट्स अनलिमिटेड, फिर सोना बाबू आ जाएगा ज़िंदगी में, तो फिर पढ़ाई से मोह भंग, दूसरी इच्छा कि अब इसके साथ शादी कर लेते हैं। तो ये आपकी अनलिमिटेड इच्छाएँ हैं जो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फिर आप अरिजीत सिंह गाने वाने सुनेंगे, तो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और इन्हीं इच्छाओं को इकोनॉमी सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही स्कोप है प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई का, प्रोडक्शन करने का, ठीक है। इसके बाद अगर ये चीज़ समझ में आ गई हो, तो हम यहाँ पर मेन फीचर देख लेते हैं। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स। ये पूरी वेलफेयर डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है नीड्स एंड वांट्स की। किसकी? सोसाइटी की, ठीक है। सोसाइटी में कौन आता है? हमारे इंडिविजुअल्स आते हैं। इंडिविजुअल्स आते हैं, तो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की सेटिस्फाई हो रही सारी नीड एंड वांट। हमें चलने के लिए रोड चाहिए, हमें चलने के लिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सब मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इस पूरी वेलफेयर डेफिनेशन से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, उन्होंने चैरिटी को कभी भी वेलफेयर में लेकर नहीं आए, क्योंकि चैरिटी आप इंडिविजुअली कर रहे हो किसी इंडिविजुअल पर्सन को, ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। मगर यहाँ वेलफेयर किसका होना चाहिए? यहाँ पे वेलफेयर का मतलब है सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है। सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो इंडिविजुअल का भी वेलफेयर होगा, इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा, बाकी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये चैरिटी को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस डेफिनेशन से उन्होंने इसको बाहर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी पूरी डेफिनेशंस की क्रिटिसिज्म का, तो इट्स अ सोशल साइंस ओनली। अगर हम इसको आसानी से देखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें, तो आप देख रहे हैं कि वेलफेयर हो रहा है, बार बार सोसाइटी का वेलफेयर की बात हो रही है, तो वो सोशल साइंस हो गया ना, सोसाइटी के लिए तो काम कर रहे हैं ना, तो वेलफेयर हो गया। फोकसेस ऑन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट, केवल रोड बनाना, डैम बनाना, पानी पहुंचाना, यही वेलफेयर होता है। उस समय के हिसाब से 18वीं शताब्दी में यही चीज़ें वेलफेयर कहलाती थीं। आज के समय में इस वेलफेयर की परिभाषा बदल गई है, मगर उस समय ये वेलफेयर कहलाता था। तो ये इसका एक ड्रॉबैक बना उस समय का, फोकसेस ऑन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट केवल।
फिर है रिस्ट्रिक्टेड स्कोप। ये रिस्ट्रिक्टेड स्कोप क्यों है इकोनॉमिक्स का? क्योंकि अगर हम वेलफेयर कर रहे हैं मगर हम सिगरेट और शराब की भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो क्या सिगरेट और शराब जो होती है, ठीक, वो किसी का भला करती है कि नहीं? बाबू राव का बाप निकल गया, सुने हो ना, मूवी देखियो, मूवी देखा करो, ठीक है, मूवी से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है। तो शराब पीते थे वो मर गए, ठीक है, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से किसी का भला होता है? वो आता है ना, मूवी देखने जाते हैं आप लोग, तो मूवी देखने से पहले मुकेश आता है कई बार, जिसके फेफड़े ख़राब रहते हैं, टीवी पे आप देखते हैं, तो वो सिगरेट्स, तो इससे किसी का भला होता है मगर प्रोडक्शन तो होता है ना सोसाइटी में, तो ये वेलफेयर कहाँ हुआ? वेलफेयर नहीं हुआ। फिर है वेग कॉन्सेप्ट। ये एक धुंधला कॉन्सेप्ट है, अलग अजीब तरीके का कॉन्सेप्ट है, या कह ले कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। वेग है मतलब दिखावा है, ढोंग है। वेलफेयर इज सब्जेक्टिव मैटर। वेलफेयर हमेशा सब्जेक्टिव मैटर होता है, ठीक है। आप इसको एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि वेलफेयर किसका हो रहा है। मान लीजिए आप किसी का वेलफेयर कर रहे हैं, क्या पता उसको वेलफेयर ना लग रहा हो, तो वेलफेयर की अपनी परिभाषा है। तो ये क्रिटिसिज्म आगे जाके एक दूसरी थ्योरी का या दूसरी डिफिनीशन का एक अलग पार्ट बनेगा, ठीक है। तो हम उसको अलग थ्योरी को अभी पढ़ते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वेलफेयर और हमारी एक वेल्थ डेफिनेशन। फर्स्ट है वेलफेयर, वेल्थ, फिर है वेलफेयर, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी का मतलब है कि जो चीज़ कम है रिसोर्सेज में, जिसकी अवेलेबिलिटी कम है मार्केट में, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, वो स्कैरसिटी को जन्म देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अब आप लोग 11th में आ गए हैं। देखिए, मैं आपको इसलिए सारी डेफिनेशंस इतने डिटेलेशन में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये CBSE बोर्ड किसी भी बुक में नहीं डिफाइंड है इतनी ढेर सारी, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए, इसलिए पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा, बट अगर आप इन सारी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपके आने वाले फ्यूचर में, चाहे आप IAS का एग्ज़ाम दें, चाहे आप UPSC निकालें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें सिविल सर्विसेज का, या आप 12th का एग्जामिनेशन के लिए, ये बेस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका बेस है, ठीक है। इस बेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके एजुकेशन के लिए। तो मैं इसलिए आपको डिफाइन कर रहा हूँ पूरा। तब हम आ जाते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन पे, ठीक है। दिया किसने था इस डेफिनेशन को? लियोनेल रॉबिन्स 1898-1984, ठीक है। यहाँ इनका जन्म हुआ था, इसमें इनकी डेथ हुई। ये लियोनेल रॉबिन्स हैं, ठीक है। ये सब इकोनॉमिस्ट हैं। ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग देख लीजिए गूगल पे। एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी हायर एजुकेशन को लेके, जिसमें इन्होंने कहा था, एक ऐसे लिखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का 1963 में, जो बहुत फेमस हुआ, जिसको जाके आगे स्कैरसिटी डेफिनेशन बनाया गया। उन्होंने डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? मैंने बहुत अब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। किस चीज़ की स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। जो ऐसी चीज़ें जो जिनका अल्टरनेटिव इस्तेमाल हो रहा है, या ऐसी स्केयर्स मीन जिनका अल्टरनेटिव यूजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो पेट्रोल, ठीक है, स्केयर्स है। अल्टरनेटिव यूजेस क्या हो रहा है? आप घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जनरेटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शिप्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक दिन वो क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा ना। तो हमें उन चीज़ों का एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है जो चीज़ें रिसोर्सेज ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। और स्कैरसिटी की वजह से ही हर चीज़ की प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ने लगेंगी। जब कोई चीज़ स्केर्स हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ की प्राइसेस क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो इस स्कैरसिटी का जन्म ही ऐसे होता है, क्योंकि जब सब लोग सारी चीज़ें का धड़ल्ले से इस्तेमाल करेंगे तो कभी ना कभी को वो चीज़ें ख़त्म हो ही जाएंगी। पेड़ों को ले लीजिए, कोई भी ऐसा आप रॉ मटेरियल सोचिए जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज या एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक समय आने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लैंड पे देखिए, पहले लोग एक फ्लैट में रहते थे, छोटे से घर में रहते थे, जिसमें आंगन होता था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती थी। अब मल्टी स्टोरी 44 स्टोरीज की बिल्डिंग होती। क्यों? क्योंकि लैंड स्केयर्स हो गया है। तो हम उन चीज़ों का कैसे मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लैंड का मल्टीपल इस्तेमाल करना है तो आप जाके एक वेबसाइट है, वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, WEF करके,
ठीक है, इसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगापुर में ऐसी इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रही है जहाँ पे बिल्डिंग्स के अंदर बेसमेंट्स में बनाया जा रहा है खाने की चीज़ें या उन चीज़ों को पैदा किया जा रहा है जो हमारे खाने में काम आ सके, जिनमें हाई रिच प्रोटीन या फाइबर या डाइट्रीज हो। ठीक है, तो ये रही स्कैरसिटी, थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए हैं। तो स्कैरसिटी का क्या होना चाहिए, अगर उन चीज़ों के एंड और स्केयर्स मीन के बीच में अल्टरनेटिव यूजेस होगा, ठीक है, तो जल्दी खत्म हो जाएंगी, तो हमें उन चीज़ों को क्या करना है, आसानी से और अल्टरनेटिव यूजेस निकालने पड़ेंगे उसके। जैसे मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, ठीक है, नहीं चल पाएंगी। ठीक है, इसीलिए अभी आपने सुना होगा कि टाटा या टोयोटा या टेस्ला ने शायद H2O से एक गाड़ी निकाली है जो केवल H2O गैसेस से चलेंगी। ठीक है, आपने कई बार मार्वल मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ कॉन्सेप्ट कार होती हैं, आपने देखा होगा, एवेंजर्स तो देखी ही होगी सबने, वहाँ पे टेसरेक्ट के बारे में देखा होगा जहाँ पे वो एनर्जी सोर्स कोर सेक्टर होता है जहाँ से वो चलता है। आप कभी जर्मन्स के बारे में पढ़िए, वो लोग ऐसी सारी चीज़ें ईजाद करने में बहुत माहिर हैं। ठीक है, आप जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जानते हैं वो सारी सारी जर्मनी की आती हैं। ठीक है, तो उन्होंने पेट्रोल का अल्टरनेटिव निकाला। अब इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग टरबाइन्स बनाते हैं, डैम बनाते हैं, थर्मल एनर्जीज हमारे यहाँ पे बिजलियाँ आती हैं, एक समय सब खत्म हो जाएगा, तो हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, सोलर पावर की ओर। ठीक है, विंड एनर्जी की ओर। अगर आप अभी कुछ समय के 4-5 दिन पहले की न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को हमने जनरेट चेंज करके लेके जा रहे हैं, किसमें, सोलर एनर्जी की तरफ। क्यों, क्योंकि एक समय खत्म हो जाएंगे तो हमें इनके अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने पड़ेंगे, तो हम पहले ही क्यों नहीं शिफ्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके मेन फीचर्स बात करूं इस पूरे डेफिनेशन के, तो मेन फीचर इसका अनलिमिटेड वांट्स। लोगों की वांट्स कैसी है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी चाहते कभी ख़त्म नहीं होती। हम एक बार कोई चीज़ खाना या लूटना शुरू करते हैं तो हमें लगता है सब हड़प लिया जाए। ठीक है, ये ह्यूमन का बिहेवियर है, आपका नहीं होगा या किसी और का नहीं होगा, तो आपके सही होने से पूरी दुनिया सही नहीं होती है। ठीक, आपको पूरी दुनिया को सही होना पड़ेगा। अभी देखिए इस पैंडेमिक में पूरी दुनिया का सब कुछ एनवायरनमेंट रुक गया, एनवायरनमेंट कितनी जल्दी अपने आप को ग्रो कर लिया, ठीक है, दोबारा। मगर अगर वही चीज़ अगर फिर से स्टार्ट रहती तो कितने पेड़ कट जाते, कितना कुछ बदल जाता, कितने पक्षी मर जाते। तो अनलिमिटेड वांट्स है इस पूरी फीचर्स का। स्कैरसिटी क्यों है, क्योंकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है, इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज बहुत कम है। हमारे पास रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, रिसोर्सेज हमारी कैसी हैं, लिमिटेड है, और हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो हमें अपनी वांट्स को लिमिट करना होगा हमेशा। फिर स्केयर्स मीन ऑफ रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज कैसी हैं, स्केयर्स हैं, उसके हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स। एग्जाम्पल क्या था हमारा, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव। ठीक है, चॉइस ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर, हमें एलोकेट करना पड़ेगा, चॉइस, एलोकेट, चॉइस करेंगे, एलोकेटिंग करेंगे रिसोर्सेज को कि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। आपने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना है, उसकी स्पीच में जो उसने कहा था वो यही कहा था कि आने वाले जनरेशन को मैं क्या बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे राइनोसेरस भी थे, सब कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम अपनी चॉइस को एलोकेट करेंगे, चॉइस ऑफ एलोकेशन होगा यहाँ पे, तभी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, इस पूरी डेफिनेशन में ये बताया गया है। इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, बेस्ड ऑन ओनली पॉजिटिव साइंस, ये केवल पॉजिटिव साइंस की बात करता है कि किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से बता दें, जजमेंट दे दिया हमने कि जजमेंट हो गया कि स्कैरसिटी है तो ढंग से इस्तेमाल करो, जजमेंट हो गया, नॉर्मेटिव यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बस पॉजिटिव, हम पॉजिटिवली बात कर दिए बस। ठीक है, उसके एस्पेक्ट क्या होंगे, क्या चेंजेस आएंगे, ये हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं। फिर है नॉट फोकसेस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी स्कैरसिटी डेफिनेशन में कहीं पर भी उन्होंने बात नहीं की है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी इकॉनमी है, अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट या इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब बेरोजगारी, या इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इनकम डिस्पैरिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, तो कैसे इसको मेंटेन करेंगे। और नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कभी अराइज नहीं होती स्कैरसिटी से। ज़रूरी नहीं कि केवल स्कैरसिटी है तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हम लोग इतना जान लिए आज के इस वाले लेक्चर में कि स्कैरसिटी डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के ड्रॉबैक है क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी किसी चीज़ के ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहा है, इकॉनमी के ग्रोथ के बारे में या ह्यूमन के ग्रोथ के बारे में कोई बात नहीं हो रही, केवल किसकी बात हो रही है, स्कैरसिटी की बात हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल
कि स्कैरसिटी है तो हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करके एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ठीक, ओके फ्रेंड्स, हम लोग फोर्थ और लास्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब है कि हम कैसे आगे अपना विकास करेंगे। ठीक है, विकास, मोदी जी विकास की बात करते हैं, वही वाला विकास, वो लोगों को नहीं पता, मगर हम लोग विकास की बात करेंगे। ये कौन सा विकास है जिसे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग जनरली बात करें पहले डेफिनेशन में वेल्थ में, तो हमने जाना कि कैसे वेल्थ काम करती है, नेचर क्या है वेल्थ का, कैसे वेल्थ एक्वायर करेंगे। सेकंड, वेलफेयर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। थर्ड, हमने पढ़ा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में जो लियोनेल रॉबिन्स ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो स्केयर्स हैं, उसका हमें मल्टीपल इस्तेमाल करना चाहिए, मगर लोग इस चीज़ को केवल आया और गया की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। तो जब नई डेफिनेशन आई ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसे किसने दिया, पॉल ए सैमुअल्सन ने 1915 से 2005, ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनकी पूरी डेफिनेशन को माना गया कि ये सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी मॉडर्न इकोनॉमिक्स थ्योरी है। और जो इन्होंने ये बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स की, ये इन्होंने अपने लिए या किसी और के लिए नहीं, इन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। जो उनके बच्चे थे उनके लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी, क्या, इंट्रोडक्शन एनालिसिस 1948 में, कि कैसे ग्रोथ ओरिएंटेशन होगा आगे जाके, आगे ज़माने में, या कैसे इकोनॉमिक्स को लेके जाएंगे। तो ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे MIT में, जहाँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ बोलते हैं यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे। फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं ये हमारे फादर ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक्स के, या हम बात करें कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे हमारे, एडम स्मिथ। मॉडर्न में कौन से हमारे, पॉल ए सैमुअल्सन। नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें 1970s में, और इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, अगर हम इनकी पूरी थ्योरी डेफिनेशन को लें कि इन्होंने क्या दिया था, कौन सी डेफिनेशन लिखी थी, वो डेफिनेशन ऐसी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption how or in the future among various people and groups in the society। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सुना होगा, काफ़ी क्लास 6 से पढ़ाया जाता है आजकल CBSE में, है क्या, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, कैसे हम ऐसे रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे आने वाली जनरेशन को हम उनको सौंपना है। ठीक है, हम उनसे उधार लेके इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा ग्रोथ ओरिएंटेशन हो पाएगा। अगर हम धड़ल्ले सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो एक समय आकर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें ऐसे इस्तेमाल करना है सस्टेनेबल तरीके से कि कैसे हम पूरी चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या नॉन मटेरियलिस्टिक सर्विसेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि भविष्य में भी काम आ सकें। ठीक है, और हम उसी के ऊपर आगे की पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट होगी हमारे। ठीक है, हम इसके आगे पढ़ेंगे कि बाकी चीज़ें क्या हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।